हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इन 71st बीपीएससी मेंस के प्रिपरेशन सीरीज में हम लोग आज पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि फंडामेंटल राइट्स है वो लेके आए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे 38 मार्क्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट में भी 8 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, इसमें अलग अलग डायमेंशंस हैं तो और क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, तो हम हर डायमेंशंस को कवर करेंगे। एक वीडियो लंबा हो जाएगा हो सकता है, तो हम लोग हर डायमेंशन को अलग अलग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के तौर पे कवर करेंगे। पार्ट 1 ये हमारा है और इसमें हम लोग बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस, इसका क्रिटिसिज्म और स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 है ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, Rights are the backbone of individual liberty in India, ensuring protection against the state action that may infringe upon personal freedoms. Okay, मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये हर सिटीजन को फ्रीडम और रिस्पेक्ट के साथ जीने का गारंटी देता है। इनका काम है कि गवर्नमेंट को लिमिट करना ताकि वो गलत पावर का यूज करके सिटीजन्स को तकलीफ ना दे। सो फंडामेंटल राइट्स इज इक्वल टू सेफ्टी शील्ड। ये जो कैप्टन अमेरिका का शील्ड था ना, उसी तरह फंडामेंटल राइट भी हमारे लिए शील्ड है पब्लिक के लिए। ओके, दे आर इंश्राइंड इन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? Safeguard individuals against arbitrary state action. Nature justiciable and enforceable in courts. ठीक है, इसमें बेसिकली स्टेट की आर्टिकल 12 में जो है ना, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 13 में बोला गया है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स है तो वो इनवैलिड होगा। बाकी आर्टिकल 14 से 35 तक राइट्स को डिटेल में बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है इससे डिराइव होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि है ना, सेफगार्ड्स इंडिविजुअल्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट बिना रीजन के अपनी मर्जी से किसी के राइट्स को हर्ट करे तो उसके है ना अगेंस्ट में आप कोर्ट भी जा सकते हैं ना। तो यही फंडामेंटल राइट्स हमें पावर देता है। ठीक है, हमें बचाता है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सिबल। वही वो है ना, अगर आपके राइट्स का हनन होता है तो आप क्या कीजिए, कोर्ट जाइए और कोर्ट इन्फोर्स करेगी इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसमें है पहला राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। इक्वलिटी में सबसे पहली बात 14 की बात करेंगे, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है कि लॉ सबके लिए सेम होगा, कोई वीआईपी नहीं है। मिनिस्टर हो, पुलिस हो, अमीर हो, गरीब हो, सब इक्वल है। ओके, आर्टिकल 15 में बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, मतलब गवर्नमेंट किसी को रिलीजन के बेस पे, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे अलग ट्रीट नहीं कर सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल, कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन के लिए गए तो कास्ट देखकर आपका एडमिशन मना कर दे या रिलीजन देख के एडमिशन मना कर दे, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स जब भी गवर्नमेंट देती है सबको इक्वल चांस देंगे। ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका बेसिकली भारत में किसी भी है ना निचली जाति का कहकर उसको छूने से, उसको अलग करके रहने से या उसको पब्लिक प्लेसेस में आने से मना करना या पब्लिक सर्विसेज का यूज़ करने से मना करना, वो नहीं हो सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। उसके बाद है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। तो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ना राजा का टाइटल या फिर सर का टाइटल देती थी, तो अब गवर्नमेंट किसी को इस तरह का टाइटल नहीं देगी, किसी के अगेंस्ट में भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम। यह आर्टिकल 19 से 22 तक है। इसमें बेसिकली आर्टिकल 19 की बात करें अगर हम लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन,
टोटल 6 तरह का फ्रीडम दिया गया है हमें, ठीक है। बोलने की आज़ादी, शांति से भीड़ इकट्ठा करने की आज़ादी, ऐसे है ना। उसके बाद एसोसिएशन हो गया आपका, ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी, और मूवमेंट हो गया, इंडिया में कहीं भी घूमने की आज़ादी, आप शिमला जाएं, आप दार्जिलिंग जाएं, आप गोवा जाएं, कहीं जाएं। और रेसिडेंस हो गया, कहीं पे भी रहने की आज़ादी। और प्रोफेशन में हो गया, आप कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो सिविल सर्वेंट बनिए, आपको बिजनेस करना है बिजनेस करिए, आपको ई रिक्शा चलाना है ई रिक्शा चलाइए, ओके। मगर आर्टिकल 19 में ही है, इसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिया हुआ है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 वाले पार्ट में, ओके। आते हैं हम लोग आर्टिकल 20 से 22 तक। बेसिकली आर्टिकल 20 में ना कि आपको फोर्सफुल्ली किसी को कन्फेशन नहीं किया जा सकता कि अपने अगेंस्ट में कि नहीं तुम बोलो कि तुम मर्डर की हो, ये काम नहीं हो सकता। आर्टिकल 20 है ना। आपको प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। और आर्टिकल 21 में मतलब बिना प्रोसीजर, लॉ के प्रोसीजर के आपकी लाइफ को नहीं ली जा सकती है, ठीक है। और आर्टिकल 22 में है कि अगर आपको अरेस्ट होता है तो आपको लॉयर मिलने का राइट है ना? और मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 आवर्स में पेश करना ज़रूरी है, यही आर्टिकल 22 में कहते हैं, ठीक है। वो फॉरेन मूवीज़ में देखे होगा ज़्यादातर, जैसे अरेस्ट होता है कुछ नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं आई वॉन्ट माई लॉयर, कुछ नहीं बोलता है, कुछ पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे तो थप्पड़ मार के निकलवा देते हैं, अलग बात है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 23(4), ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसमें बेसिकली ये प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, बेसिकली किसी को बंधुआ मजदूरी या सेक्सुअल ट्रैफिकिंग के लिए मजबूर नहीं कर सकते, वो इलीगल होगा, ओके। उसके बाद आर्टिकल 24 रेस्ट्रिक्शंस ऑन चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम के बच्चों को हैजार्डस यानी माइंस हो गया है ना, या फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते हैं, ये मना किया गया है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन चाइल्ड लेबर 24 में। अब हम लोग आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28। बेसिकली आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, आप अपना फ्री हैं, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, आप किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल 26 के तहत है ना, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में है रिलीजियस प्रमोशन के लिए टैक्स नहीं देना है। और आर्टिकल 28 में फ्रीडम फ्रॉम कंपलसरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स में कॉलेजेस में रिलीजियस पढ़ाई ज़बरदस्ती किसी को नहीं हो सकती और रिलीजियस पढ़ाई नहीं हो सकती, ओके। उसके बाद है आर्टिकल 29 to 30, ये बेसिकली कहता है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ओके। इसमें है आर्टिकल 29 में प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर याद रहे, इन 3 चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है ना, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। और राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब माइनॉरिटीज़ इन्हीं काम के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले तो डीयू में एक क्रिश्चियन कॉलेज है, उसका नाम है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, है ना, बहुत टॉप का कॉलेज है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया आप लोग जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हालांकि इसका भी केस चल रहा है अलीगढ़ एएमयू का, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल बोला जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आया था 70th मेंस में, शॉर्ट में सिर्फ इसी पे आया था आर्टिकल 32 के बारे में। हमारा एक पार्ट इस पे भी होगा, ठीक है। अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है और आत्मा है। तो क्यों? क्योंकि आपको ये जो सारे राइट्स गारंटी किए गए हैं, इन राइट्स का अगर ज़रा सा भी हनन होता है तो आप क्या कीजिएगा, आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाइएगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फिर इन राइट्स को इन्फोर्स करेंगे देख करके। तो यही है आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लें कि क्या क्या हम लोग पढ़े। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देख लेंगे कि टोटल 6 टाइप्स के राइट्स हैं। राइट टू इक्वलिटी,
आर्टिकल 14 से 18 तक। 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। उसके बाद है दूसरा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशंस, टोटल 6। उसके बाद आर्टिकल 20 से 22 तक प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 20 में आपको अरेस्ट करेगा, है ना, तो उनके बारे में है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के बारे में है, ठीक है, और आर्टिकल 22 में भी, है ना। उसके बाद आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 में है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, 24 में है रेस्ट्रिक्शंस ऑन चाइल्ड लेबर। फिर 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजियस प्रैक्टिस, 25 राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 26 नो टैक्स, 27 एंड फ्रीडम फ्रॉम कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, 28। फिर 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का माइनॉरिटीज़ का राइट्स है, आर्टिकल 29। और 30 के तहत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। और आर्टिकल 32 सबसे इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाइए, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ओके। सेव गार्ड डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी, ठीक है। राइट्स डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोटिंग करना नहीं है, डेमोक्रेसी का मतलब है लोग अपनी बातों को रख सके, है ना, गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके और अपनी आवाज़ उठा सकें अगर अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो यही है डेमोक्रेसी। तो सेव गार्ड डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी, ओके। दूसरा है इंश्योर सोशल जस्टिस। इंडिया में हिस्टोरिकली इनइक्वालिटी हुआ है, खासकर कास्ट के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करती है कि सबको फेयर ट्रीटमेंट मिल सके, ओके। स्पेशली वीकर सेक्शंस को, जिसके तहत रिजर्वेशन दिया गया है ना वीकर सेक्शंस को। तो इंश्योर सोशल जस्टिस। और आर्टिकल 17 भी इसी के अंदर है ना, कि अनटचेबिलिटी खत्म कर दिए हैं। उसके बाद एक्ट्स एज ए चेक ऑन आर्बिट्ररी स्टेट पावर, मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से पावर यूज करे, है ना, जैसे कि बिना वजह अरेस्ट करना हो गया, ज़बरदस्ती रूल थोपना हो गया, इस चीज़ों को फंडामेंटल राइट्स रोक लेता है, ओके। गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट लाइक कि जो हम कहेंगे वही होगा। राइट्स के वजह से ही गवर्नमेंट क्या है, लॉ के नीचे है, लॉ ऊपर है, गवर्नमेंट नीचे है, ओके। उसके बाद है प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। क्या इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, कल्चर हैं, रिलीजन हैं, जातियां हैं, कास्ट हैं, ठीक है। तो कभी डिवीज़न ना हो, है ना, इनके वजह से कभी डिवीज़न ना हो सके। इसकी वजह से क्या करती है, फंडामेंटल राइट्स है, सबको इक्वली ट्रीट करती है और सबको इक्वल बना करके एक बना देती है, वन, एवरीवन इज़ वन, दैट इज़ इंडियन एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यूनिटी बनाती है और देश की इंटीग्रिटी को, अखंडता को मेंटेन रखती है। तो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। उसके बाद है एम्पावर सिटीजन्स थ्रू जुडिशियल रेमिडीज़। ये आपको पता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे राइट्स का, कि राइट तब तक रियल नहीं हो सकता है जब तक इसको इन्फोर्स करने का सिस्टम ना हो। तो जुडिशरी क्या करती है, जुडिशियल रेमिडीज़ में हमारे राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो हम कोर्ट जाकर अपने राइट्स को रिकवर कर सकते हैं। तो यही आर्टिकल 32 में दिया गया है, इसीलिए बोलते हैं आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिग्निफिकेंस में क्या क्या लिखेंगे, सेव गार्ड डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी, इंश्योर सोशल जस्टिस, एक्ट एज ए चेक ऑन आर्बिट्ररी स्टेट पावर, प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड एम्पावर सिटीजन्स थ्रू जुडिशियल रेमिडीज। नेक्स्ट हमारा है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में अगर हम लोग देखेंगे तो पहला क्या है, राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, मतलब फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं, गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस पे इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप हेट स्पीच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अलाउड नहीं है वो। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, तो मूवमेंट में क्या है
कि जैसे कि वो इनर परमिट लाइन वाला एरिया है नॉर्थ ईस्ट में, तो बिना परमिशन के आप वहाँ नहीं जा सकते हैं ना। कुछ एरिया है जैसे कि आर्मी का कुछ एरियाज होते हैं डिफेंस का, वहाँ पे आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं ना, तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी है। और भी है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अलावा, मूवमेंट के अलावा आपका जो है आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में पूरा रेस्ट्रिक्शंस दिया गया है। उसके बाद जो है आपका इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड्स भी हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। उसके बाद आते हैं कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, बेसिकली क्या है कि कभी कभी दो राइट्स आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस पब्लिक ऑर्डर, आपको बोलने की फ्रीडम है ना, आप बोलिए जो बोलना है, पर अगर आपका बोलने से वायलेंस क्रिएट हो सकता है तो गवर्नमेंट आपका बोलने को रोक सकती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर कहीं सभा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको परमिट लेना पड़ता है पहले प्रशासन से। ठीक है, तो यही है। तो उसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफन डिपेंड्स ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि राइट्स तभी प्रोटेक्ट होती हैं जब कोर्ट एक्टिवली इंटरवीन करती है। अगर कोर्ट स्लो है तो भाई राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन वीक हो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी एक्शन लेने लगती है, जैसे वो यूपी में और कहीं पे बुलडोज़र वाला काम चल रहा है ना, कोर्ट ने बार बार इसको रोका है। उसके बाद है सम राइट्स इनिशियली लिमिटेड बाय जेंडर या इकोनॉमिक बायसेस। शुरू के टाइम पे क्या था कि राइट्स जो है ना प्रैक्टिकली सब इंसान उन्हें यूज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो जैसे कि क्या है कि दलित्स है ना, दलित्स के लिए अनटचेबिलिटी तो ख़त्म हो गया, मगर ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो उनका चेंज बहुत स्लो हो रहा था। या वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स को राइट्स तो मिल गए मगर डेवलप्ड होने में टाइम लगा, तो इसीलिए बोल रहे हैं सम राइट्स इनिशियली लिमिटेड बाय जेंडर या इकोनॉमिक बायसेस। और फेमस क्रिटिसिज्म है हमारा फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन बाय वन हैंड एंड टेकन अवे बाय द अदर। ये रिफ्लेक्ट करती है कि इमरजेंसी के टाइम पे या लेजिस्लेटिव रेस्ट्रिक्शंस की बात करती है ना। बेसिकली क्या है कि एक हाथ से हमें तो फंडामेंटल राइट्स दिया तो गया है मगर गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है, इमरजेंसी के टाइम पे हो या कुछ लेजिस्लेटिव भी, और बाकी आर्टिकल 19 क्लाउज 2 में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यही है हमारा क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? क्रिटिसिज्म में हम लोग लिखेंगे राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट बिटवीन राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस पब्लिक ऑर्डर। थर्ड है इन्फोर्समेंट ऑफन डिपेंड्स ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म। फोर्थ है सम राइट्स इनिशियली लिमिटेड बाय जेंडर इकोनॉमिक बायसेस। और फेमस क्रिटिसिज्म डाल देंगे फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गिवन बाय वन हैंड एंड टेकन अवे बाय द अदर। तो ये हमारा क्रिटिसिज्म हो गया। ओके, अब करेंगे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल। इसका अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका अगर हम बोलेंगे डायरेक्ट मतलब क्या है कि गवर्नमेंट किसी के जीने के अधिकार को या आज़ादी को तब तक नहीं छीन सकती जब तक लॉ का प्रॉपर पालन ना हो। लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदा होना नहीं है, और लिबर्टी का मतलब कि जेल से बाहर रहने का मतलब नहीं होता है सिर्फ। दोनों का मतलब अगर हम बोलेंगे लाइफ और लिबर्टी, इन दोनों का मतलब ही है रिस्पेक्ट के साथ जीना। आर्टिकल गवर्नमेंट को डायरेक्टली लिमिट करता है कि लोगों के अगेंस्ट में कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ना लिया जाए। ओके, उसके बाद ओरिजिनल स्कोप इनिशियली क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तब आर्टिकल 21 का मतलब बहुत ज़्यादा नैरो था। लाइफ और लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट बिना कानून के किसी को जेल नहीं भेज सकता है और बिना कानून के किसी को मार नहीं सकती है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है ना। मगर ये आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन कोर्ट्स ने इसको अलग अलग जजमेंट्स के द्वारा एक्सपेंड किया है इसका मतलब, और यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे जुडिशरी का कि आर्टिकल 21 का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, इसमें बोला गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ
मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ये फ्रीडम छीन लेती थी बस ये बोल करके कि हमने लॉ बनाया है तो बस अब इसको मानना पड़ेगा। मगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ लॉ बनना ही काफ़ी नहीं है। लॉ को सबसे पहली बात फेयर होना चाहिए, दूसरा नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो जो प्रोसीजर है वो पूरा सही होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे लिमिट कर दिया और इस केस के बाद गवर्नमेंट कैन नॉट पास अनफेयर और बायस्ड लॉज, है ना। तो ये केस ही जो है आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देती है। नेक्स्ट है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 1985। राइट टू लाइवलीहुड इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। कोर्ट ने बोला कि रोजी रोटी ही नहीं होगी तो लाइफ में क्या मीनिंग रहेगी, है ना। तो स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, स्लम डवेलर्स हो गए, है ना, इनको बिना अल्टरनेटिव दिए आप हटा नहीं सकते हैं। ये आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। वो जो अतिक्रमण हटाते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स रोड के किनारे, है ना, तो आपको एक सही अल्टरनेटिव देना होगा। तो लाइवलीहुड भी लाइफ है, इस केस में बोला गया ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो एविक्शन विदाउट अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ अर्निंग वायलेट्स आर्टिकल 21। तीसरा है उन्निन कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश 1993। इसमें बोला गया राइट टू एजुकेशन इम्प्लिसिट अंडर आर्टिकल 21। इसको कोर्ट में बोला कि एजुकेशन के बिना आदमी अवेयर नहीं होता है और बिना अवेयरनेस के फ्रीडम मीनिंगलेस है हो जाती है। सो एजुकेशन ही डिग्निटी प्रोवाइड करती है हमें। सो चिल्ड्रेन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स, है ना। मतलब आर्टिकल 21 ए जो बाद में आया इसी के बिहाफ में आया। इस जजमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि एजुकेशन होगी तभी डिग्निटी होगी। ओके, नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21 ए, है ना। इसमें राइट टू एजुकेशन को लागू किया गया था ना। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया था। पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स हेल्थ एंड मेडिकल केयर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो तो लाइफ का मतलब ही क्या है। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना है हॉस्पिटल्स अच्छे से हो सके, इमरजेंसी मेडिकल केयर हो सके, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आप हेल्थ वाले टॉपिक में भी यहाँ पे ये वाला डाल सकते हैं, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। उसके बाद है चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996, बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1994। इसमें क्या था, राइट टू शेल्टर एंड डिग्निफाइड लिविंग। बेसिकली क्या है कि सिर्फ जिंदा रहना यही काफ़ी नहीं है, घर ये ज़रूरी है, प्राइवेसी ये ज़रूरी है और रिस्पेक्ट के साथ रहना ये ज़रूरी है, लाइफ विथ डिग्निटी आर्टिकल। तो इसमें चमेली सिंह को बोला गया कि शेल्टर नहीं होगा तो डिग्निफाइड लाइफ कैसे होगी, आदमी की प्राइवेसी नहीं होगी। तो उसके बाद 7वां है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। इसमें राइट टू फूड एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें कोर्ट ने बोला कि लोग भूख से मर जाएं और गवर्नमेंट चुप रहे, ये तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को फूड प्रोवाइड करना, इंश्योर करना कि हर किसी के पास खाना है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। राशन स्कीम आया इसके तहत, है ना। उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट तो 2013 में आया, तो ये इसके बाद ही आया। तो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला है राइट टू फूड एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 8वां नंबर जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ विथ डिग्निटी। मतलब आपका फ़ोन, आपकी बॉडी और आपका डाटा सब प्राइवेट है, आप उसके साथ जो भी करें। तो गवर्नमेंट या कोई और बिना रीज़न के अगर इस प्राइवेसी में इन्वेड करता है तो वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का वायलेशन कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को राइट टू
प्रीवीसी को राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। उसके बाद हमारा है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें बोला गया राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब पॉल्यूशन, अगर हवा में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो लाइफ सही से हो पाएगी, सांस लेना मुश्किल होगा, अस्थमा की बीमारी होगी, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज इक्वल टू राइट टू लाइफ। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। अभी दिल्ली का हाल बहुत बुरा है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। उसके बाद आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जुडिशियल एक्सपेंशन। लाइफ इज मोर देन मेयर सर्वाइवल, डिग्निटी, हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, शेल्टर। आर्टिकल 21 ने लाइफ को क्या किया, एक ह्यूमन लाइफ बनाया, बेसिकली एक मीनिंगफुल, रिस्पेक्टफुल और हेल्दी लाइफ। तो आप सिर्फ जिंदा रहना है, जिंदा तो जानवर भी रहते हैं ना, तो हमें पूरे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए, ये सिग्निफिकेंस है। रिफ्लेक्ट्स प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक इंटरप्रिटेशन। इससे हमें पता चलता है कि वक्त के साथ किस तरह से समाज के हर ढांचे को अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। ब्रिजेस सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। सारी राइट्स को एक जगह लाइफ के अंदर कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए, तो ये जुडिशियल एक्सपेंशन का सिग्निफिकेंस है। कंक्लूजन में, पूरा कंक्लूजन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स are the backbone of Indian democracy, ensuring liberty, equality and justice. Judicial interpretations, especially under Article 21, have transformed life from mere existence to life with dignity, education, livelihood, health, shelter and privacy, making the Constitution a living document. Important बात है, यही तो living document बनाता है ना, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी सोसाइटी प्रोग्रेस करती रहे, है ना, और अच्छे से ग्रो करती रहे, ये इंश्योर किया है आर्टिकल 21 और उसके एक्सपेंशन की वजह से। तो एक बार अगर हम लोग इसको रिवाइज कर ले तो मेनका गांधी केस को यूज करेंगे हम लोग। इसमें बोला गया है लॉ जस्ट होना चाहिए, फेयर और रीजनेबल। ओल्गा टेलिस, इसमें बोला गया राइट टू लाइवलीहुड भी एक राइट टू लाइफ का पार्ट है। उन्नी कृष्णन, राइट टू एजुकेशन की बात बोली गई। 86 अमेंडमेंट में 21A ऐड किया गया था। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें हेल्थ और मेडिकल केयर का भी जिक्र किया गया कि 21 के अंदर आएगा। चमेली सिंह वर्सेस यूपी, इसमें शेल्टर और डिग्निफाइड लाइफ को जोड़ दिया। PUCL में फूड, राइट टू फूड को जोड़ दिया, बोला लाइफ को अच्छे से जीने के लिए फूड होना चाहिए और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। पुट्टा स्वामी में राइट टू प्रीवेसी को जोड़ दिया और सुभाष कुमार में क्लीन इन्वायरमेंट को जोड़ दिए हैं। ये हमारा जो है आर्टिकल 21 भी हो गया और हमारा फंडामेंटल राइट्स का बेसिक हुआ और आर्टिकल 21 हो गया। ये पार्ट 1 था हमारे फंडामेंटल राइट का। सेकंड पार्ट में हम लोग ये जिक्र करेंगे, हम लोग आर्टिकल 91 उसकी विशेषताएं और उसका एक्सपेंशन की बात करेंगे। और फिर थर्ड पार्ट में हमारा होगा कि फंडामेंटल राइट्स एक हाथ से दी गई है और फिर दूसरे से छीन ली गई है। क्वेश्चन आ चुका है इस सब पे। और फिर फोर्थ पार्ट हमारा होगा आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल। तो हमारा टोटल 4 पार्ट होगा फंडामेंटल राइट्स का। जुड़े रहिए ताकि हम लोग आपको पूरी तरह से तैयार करवा सके। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है, ये आपका GS2 में नंबर कम आते हैं लोगों का और उसमें पॉलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पॉलिटी में डायनेमिज्म चाहिए, पॉलिटी में जुडिशरी के जजमेंट्स चाहिए होते हैं, आर्टिकल्स का मेंशन करना होता है और करंट अगर कुछ है उसमें वो भी रखना होता है। तो बहुत डायनेमिक होता है, इसकी वजह से हर कोई इसको टैकल नहीं कर पाता है सही से। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको हर टॉपिक को इस तरह से परिपूर्ण करें कि उसका हर दिशा को कंप्लीट करें ताकि कोई भी क्वेश्चन आए और आप इसको कंप्लीट कर लें और 38 में 20 नंबर लेके आ जाएं, ठीक है। 20 से ऊपर अगर आ जाता है, 20 आ जाता है पॉलिटी में तो बहुत मस्त नंबर है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।